हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही नए एक्ट के बारे में, जो कि है हमारे एमपी सिविल जज के सिलेबस में न्यूली एडेड हुआ, जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसको आप जानते हो कि हम क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम इसके स्टार्टिंग कुछ सेक्शंस को डील करेंगे और फिर बात करेंगे आगे कि किस तरीके से ये सेक्शन जो पूरा एक्ट है ये हमें क्या क्या बताता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम अलग से काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दे करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ओके, ये जो आपके सामने अवेलेबल है, ये इसका गजेटेड फॉर्मेट में एक पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए चैनल पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली अ गजेटेड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, जो आपको किसी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स है, इनकी वेबसाइट्स पर भी आपको मिल जाएगा। हालांकि यदि आपको ज़रूरत है आप मुझे बिल्कुल टेक्स्ट कर सकते हैं चैनल पर, या कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगी। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले आरटीआई एक्ट के बारे में। तो आरटीआई एक्ट के बारे में यदि बात करें तो इसमें जो सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी, हम उस पर ध्यान देंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इस आरटीआई एक्ट की, देखिए बैकग्राउंड मेरे ख्याल से ब्लैक है, रेड से बेहतर आपको येलो दिखाई देगा, ऐसा मैं मानती हूँ, इसलिए आई विल चूज द इंक कलर येलो। ओके, चल तो देखें सबसे पहले इसमें से आपको जो चीज़ें याद रखनी है, एक सवाल ये आ जाता है कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने होते हैं। क्या सवाल आ जाता है, टोटल सेक्शंस कितने होते हैं? तो याद रखिएगा कितने सेक्शंस हैं, 31। चैप्टर्स कभी कभी पूछ लेता है कि कितने होते हैं, तो ये ध्यान रहे कि इसमें 6 चैप्टर्स होते हैं। और शेड्यूल यदि कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल हैं? 2। ओके, अब यदि बात की जाए कि इस एक्ट की जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, यानी कि हमने यदि पूछा या कोई हमसे यदि पूछता है कि आरटीआई एक्ट जो क्रिएट हुआ है उसके पीछे का बैकग्राउंड फोर्स क्या था, तो उसके पीछे का जो सर बैकग्राउंड फोर्स था वो था एक जजमेंट। और जजमेंट जो आया था ये आया था आपके प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ एक सेकेंड ब्लैक में, प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जजमेंट था, जिसमें ये कहा गया था कि भारत सरकार को अब एक आरटीआई एक्ट बनाना चाहिए, सूचना का अधिकार लोगों को होना चाहिए। ओके, सो एज वी टॉक अबाउट दिस, एक चीज आपको यहाँ पे और दिखाई दे रही होगी, एक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा, एक सेकेंड वाइट पे दिखे, इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, एक जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005। देखो हालांकि ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट कभी यदि मान लीजिए बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो ये पूछा जा सकता है कि जो आरटीआई एक्ट आया है ये 2005 का कौन से नंबर का एक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का एक्ट है ये, 22। क्लियर है? ठीक, अब ये भी तो पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट का एसेंट वगैरह, तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इस पे आप इतना ध्यान नहीं देंगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी आज़ादी के, है ना, सॉरी, आपके संविधान बनने के 56th ईयर में हमने क्या किया है, इस एक्ट को पास किया। कौन से ईयर में पास किया? 56th ईयर में इसको हमने पास किया है। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि जनसाधारण को या जो भी कॉमन पीपल है सबको सारी इंफॉर्मेशन मिले, सबको अच्छी बातें पता लगे कि सरकार में बेसिकली इसका जो अगर कोई उद्देश्य पूछे तो क्या है, टू फॉर्म अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन्स, यानी कि सरकार और उसके नागरिकों के बीच में हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर एक पारदर्शिता लाना चाहते हैं, इसी के लिए हमने क्या लाया है, ये एक्ट लाया है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं, तो इसके सेक्शंस पर फोकस करेंगे, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलें, हर एक्ट की तरह इसका भी जो हमारा कौन सा सेक्शन नंबर 1 है, इट डील्स अबाउट दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि इसका शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में आपसे क्या पूछा गया। तो सेक्शन 1 में आपके क्या दिया है कि इसका टाइटल क्या होगा, इसका कमेंसमेंट कब हुआ है, और ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसका नाम दिया है।
इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। देखिए ये जो गजेटेड है ये आपका 2005 के टाइम से मेरे ख्याल से यही चल रही है, इसलिए इसमें ऐसा लिखा है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। बट आप जानते हो कि यहाँ पर अब जो है 2019 के बाद सारे एक्ट्स में चेंजेस हो चुके हैं, तो आरटीआई जो है ये आपका होल ऑफ इंडिया यानी संपूर्ण भारत में क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, इसको लेके आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ सेक्शंस के बारे में यहाँ पे बताया गया कि कुछ सेक्शंस जो हैं वो स्टार्टिंग में, कुछ सेक्शंस जो हैं वो अलग से, यानी कि 120th डे ऑफ इट्स इनैक्टमेंट पर हमने क्या किए, लागू किए। तो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 1 सबसे पहले क्या याद रखना, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो एक्सटेंट कब है, होल ऑफ इंडिया, और टाइटल क्या है, तो आरटीआई एक्ट 2005। चले अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इसके अगले सेक्शन की, इससे पहले आपको यहाँ पे एक केस में और बता देती हूँ। देखिए अगर आपने सुना हो तो एक केस आया था यूपी वर्सेस राजनारायण। ठीक है, इस केस में एक बात कही गई है और ये कहा गया है 1975 के केस में कि लोगों को, जो हमारे मतलब सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको प्राधिकारियों के द्वारा लोक कार्यों की सूचना मिलनी चाहिए, यानी कि ऑफिसर्स should inform the citizens regarding to the public welfare functions which are taking place in the government। क्लियर है, चलें ओके। अब आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्शन, इस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। सेक्शन 2 बात कर रहा है आपसे डेफिनेशन की। ओके, सबसे पहले इसका सब क्लॉज ए देखते हैं। सब क्लॉज ए बात कर रहा है अबाउट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रही हूँ, जब मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं इसको आपके लिए जूम आउट करूंगी, सो उसकी टेंशन ना लीजिएगा, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर बात करें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इट मीन्स इन रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड, constituted, owned and controlled or substantially financed by the funds provided directly or indirectly by the central government or the state government। मतलब समझिए आप कि क्या हुआ कि कल को आपको चाहिए कोई, आपको किसी विषय पर कोई आरटीआई लगाना है ना, तो सवाल ये उठता है कि आप कौन सी सरकार से डिमांड कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको किस चीज की सूचना मिलेगी, आपको सरकारी कार्यों की सूचना मिलेगी, आपको गवर्नमेंट की जो भी एक्शन है उनकी सूचना मिलेगी। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड का जो मीनिंग है, गवर्नमेंट का मीनिंग है, वो बताया गया है कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऐसी एजेंसी जो कि या तो डायरेक्टली हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती हो, या फिर इनडायरेक्टली इनसे क्या होती हो, फंडेड होती हो, पैसा लेती हो, उसको हम कहाँ पे रख सकते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में रख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे देखें। अब देखें सेक्शन 2 का जो सब क्लास बी है वो क्या बता रहा है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सूचना आयोग। इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ मिलने वाली है, सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में आएगा, इसलिए अब इसके बारे में बार बार नहीं करेंगे। ओके, चलें नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये भी हमारे कौन होते हैं, केंद्रीय सूचना अधिकारी होते हैं। और इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में भी बताया गया, तो ये आपको सेक्शन 5 में मिलेगा। ठीक है, देन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो यहाँ पर वो लोग हैं जो कि सेक्शन 12 में डिफाइन है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो प्रमुख हैं उनको हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ओके आगे आ जाइए। नेक्स्ट आप देखोगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, बिकॉज दिस विल बी अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में पहला है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में विधानसभा होगी और जो लोकसभा है उसका स्पीकर, या फिर हमारी जो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स होती है राज्यसभा, या लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है विधान परिषद, उनके जो चेयरमैन है वो भी क्या कहलाए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाए। नेक्स्ट आप देखोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन केस ऑफ अ हाई कोर्ट, देन president of the or the governor as the case may be in case of other authorities established or constituted by under the constitution। देखो आपके मन में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि मैम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्यों जानना है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में इसलिए बताया गया है, समझिएगा इसको, कि भाई आप अगर किसी से कोई सवाल कर रहे हो तो वो अथॉरिटी जो जवाब आप तक पहुंचा रही है वो कौन है,
कौन हो सकती है इसके बारे में। मान लीजिए आपको जानना है लोकसभा में कितने दिन बैठक हुई, मान लीजिए आपको जानना है राज्य में कितनी योजनाएं संचालित हैं, मान लीजिए आपको जानना है केंद्रीय सरकार कौन कौन से काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी टाइम टू टाइम चेंज होगी, ठीक है। इसलिए क्या दिया है सेक्शन ई में, सेक्शन 2 का जो सब क्लॉज ई है उसमें बताया है कि कौन कौन हमारी कंपिटेंट अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप याद रखना भैया, अगर आप यूनियन टेरिटरी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो जो आर्टिकल 239 है उसमें यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड है वो यूनियन टेरिटरी के लिए क्या हो जाते हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी हो जाते हैं, ठीक। इसमें कहीं कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी, ऐसा मैं मान रही हूँ। अगर कोई भी इशू आए तो आप बताइए, इसको हम रिजोल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद सब क्लॉज एफ। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब है, तो इन्फॉर्मेशन की परिभाषा, इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन दिया है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल किसी भी फॉर्मेट में, चाहे तो रिकॉर्ड्स हो, डॉक्यूमेंट हो, मेमो ले आइए, ईमेल मांगिए, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, मतलब कुल मिला के चाहे तो फिजिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर आपको सरकार से जुड़ी हुई किसी भी बात की जानकारी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि वो किसी का पर्सनल मैटर ना हो और उसमें आपका डायरेक्ट मतलब आपका इन द सेंस जनता का हित इसमें छुपा हुआ हो, तो ऐसी चीजों को आप कहाँ रख सकते हो, यहाँ पे पुट अप कर सकते हो कि हमको इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन सी चीज इन्फॉर्मेशन है या नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन कहाँ दिया है। तो इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन दिया है 2 सब क्लॉज एफ में, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 2 सब क्लॉज ई में, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2 सब क्लॉज बी में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 सब क्लॉज ए में। अब देखो अगर इसको याद करना है ना, अगर इसको याद करना है तो आपको जैसे एक चीज याद रखना, वर्ड याद रखना, कभी भी इंफॉर्मेशन आधी लगेगी या फुल लगेगी, इन्फॉर्मेशन कभी भी आधी लगेगी या फुल लगेगी। आपने बोला मैम फुल लगेगी, तो आपने कैसे याद किया कि 2 का सब क्लॉज एफ इज ऑल अबाउट दी इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। बाकी थोड़ी बहुत चीजें आप इधर उधर कर लोगे चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन नहीं भूलना है, ठीक। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, अगले सेक्शन पर बात करेंगे। इससे पहले सब क्लॉज जी की बात करें यदि, तो जी में क्या बताया है, प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जो भी रूल्स हमारे एक्ट में बनाए गए हैं वो। फिर पब्लिक अथॉरिटी, तो पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है, कहाँ से आती है, तो पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दी है 2H में, ठीक है, ओके। देन इसमें आपके सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या पार्लियामेंट के थ्रू या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू कोई भी बॉडी, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन यदि बना है तो वो कहाँ मेंशन्ड है, 2 सब क्लॉज H में, ओके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 2I। आई का क्या होता है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिलेगी, फाइल भी आ जाएगी, माइक्रोफिल्म है, माइक्रोफिश है, फैसिमाइल कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मान लो आपको डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी चाहिए या किसी इमेज का आपको कॉपी चाहिए, इमेजेस इनबॉडीड हो किसी माइक्रोफिल्म में, एनलार्ज हुई हो ना हुई हो दैट डजंट मैटर, और कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि कंप्यूटर या किसी और डिवाइस से प्रोड्यूस हुआ, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, 2 सब क्लॉज आई में दी गई है। नेक्स्ट आप देखें 2 सब क्लॉज जे। 2 सब क्लॉज जे में राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि इस एक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद देखेंगे इसमें कि मांग क्या कह सकते हो, तो भाई इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ले लो, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ अ मटेरियल, या ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपी मांग लो, टेप ले लो, वीडियो कैसेट ले लो। कुल मिला के आपको इन्फॉर्मेशन का मतलब ये बता रहे हैं कि हम आपको किस किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद दिया है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का क्रिएशन, वो आपको सेक्शन 15 में पढ़ना है अलग से, इसलिए यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी पढ़ना है, इसलिए इसको अब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी का मतलब अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। कुछ समझ में आया क्या? देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरा कोई काम था, सूचना का अनुरोध यदि मैंने किया होता है ना, तो
मेरे अलावा जो थर्ड पर्सन इस मैटर में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि एक तरफ सरकार है, एक तरफ मैं हूँ, और हम दोनों के अलावा अब जो कोई भी तीसरा है वो क्या कहलाएगा, थर्ड पार्टी। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिए कि कोई पब्लिक अथॉरिटी भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर सकती है। क्लियर है? ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों भाई किसी थर्ड पार्टी से तुम अपना काम करा लोगे क्या, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा, नो 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 नो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे कोई थर्ड पार्टी चाहिए ही नहीं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि क्या बोला, नो नो। तो आपको क्या याद रखना है, टू का जो सब क्लॉज एन है इट इज अबाउट द थर्ड पार्टी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगली यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ से चैप्टर 2 शुरू होता है। इसमें आपको क्या बताया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज के बीच में जो ऑब्लिगेशन स्टार्ट होंगी ना, उस पर भी बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो सेक्शन 3 क्या बोलता है। सेक्शन 3 बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस दिस एक्ट ऑल सिटीजंस हैव द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सेक्शन 3, अब देखो आप तो जिंदगी भर अल्लाह करोगे, मेरे पास आरटीआई है, मेरे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास सूचना का अधिकार है। हाँ भाई है, लेकिन अगर कोई पलट के पूछ ले कि ये बताओ कौन से सेक्शन से, तो आपकी सिट्टी पिट्टी घूम नहीं होनी चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि सेक्शन 3 जो है वो मुझे क्या देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार देता है। ठीक है, आप बोल सकते हो आरटीआई के सेक्शन 3 में ये लिखा है कि हर व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करने का, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं, सेक्शन 4 पर बात करेंगे। तो सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि पब्लिक अथॉरिटीज पर कौन कौन से ऑब्लिगेशन होते हैं। ठीक है, अब देखिए हर पब्लिक अथॉरिटी पर अलग अलग टाइप के आपके क्या है यहाँ पे ऑब्लिगेशंस है। देखो सबसे पहले तो याद रखो कि यदि आपको क्या चाहिए, सूचना, मैं इसको इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको हर चीज इसमें से रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिए सेक्शन 4 में क्या है, ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी वालों के लिए कहना चाहूँ तो हिंदी वालों के लिए कहते हैं इसको बाध्यता। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि अब सरकार जो है वो बाध्य है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर केस की, पर्टिकुलर काम की जानकारी चाहिए डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में, तो क्या डॉक्यूमेंट एक दिन में तैयार हो जाएगा? अगर कोई घटनाक्रम 10 साल पहले हो चुका है और मुझे उसके रिकॉर्ड अब चाहिए 10 साल बाद, क्या मुझे रिकॉर्ड मिल जाएंगे? इतना आसान है? हम लोग परसों नरसों का काम भूल जाते हैं, तो 10 साल पुराना काम कैसे याद आएगा, बताइए? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आपके लिए यहाँ पे क्या प्रावधान है, सबसे पहले कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपने सारे कामकाज रखेगी, रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, तभी तो कोई रिकॉर्ड मांगने वाला आएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपने क्या बोला, सब क्लॉज ए में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिकॉर्ड रखेगी। बी, कितने दिन में आपको रिकॉर्ड देना है, कितने दिन में आपको रिकॉर्ड देना है? तो यहाँ पे एक चीज देखें, दैट पब्लिश्ड विद इन 120 डेज फ्रॉम द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पर जो बात है वो ये कहती है कि हमको क्या करवाना है, इस पर्टिकुलर एक्ट के विषय में, जैसे ये एक्ट पारित हुआ, क्योंकि देखिए एक्ट कब आया, 2005 में, तो इस एक्ट के पारित होने के 120 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना था, इसको पब्लिश करा के सारी चीजें आपको रखनी है। उसमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ इन द सेंस कि भाई कौन कौन ऑफिसर है, कौन ऑफिसर किस पोस्ट पर अपॉइंटेड है, देन जो आपके कर्मचारी होते हैं उनकी डायरेक्टरी होनी चाहिए कि भाई आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में मेंशन है। जैसे देखो मैंने आपको बोला ना, डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, मंथली रिम्यूनरेशन, बजट एलोकेटेड, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ सब्सिडी प्रोग्राम, तो ये सारी चीजें कहाँ दी गई हैं, 2 के सब क्लॉज बी में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब चलें आगे। अब देखिए इसके बाद सेक्शन 4 में आपने क्या पढ़ा कि भाई ऑब्लिगेट किया है कि आपको सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में रखना है, और एक्ट आने के 120 दिन के अंदर अंदर सारा ये रिकॉर्ड आपका तैयार हो जाना चाहिए। पुराना तो आप नहीं ला सकते, पर करंट से लेकर अब अपकमिंग जो भी आप बनाओगे सब आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो सॉरी फॉर दैट, ये मेरा आज थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड के कारण गला ऐसा हो रहा है, माफ कीजिएगा इसके लिए। चले सेक्शन 5 की यदि अपन बात करें, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं
कि किस व्यक्ति का डेजिग्नेशन कैसा क्या यहाँ पर पदनाम होगा, ऑफिस का पोस्ट इनका क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतनी सी बात है कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल विद इन 100 days ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट designated as many officers as the central public information officers or state public information officer as the case may be in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this act. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो एक्ट आया आपका, कौन सा एक्ट आया भाई, आरटीआई एक्ट आया है। आरटीआई एक्ट आने के कितने दिनों के भीतर सर, 100 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर सर, 100 दिनों के भीतर हमको क्या करवाना है, अपॉइंटमेंट करवाना है। किसका, उन व्यक्तियों का जिनका काम क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्लियर हो गई बात, कितने दिन के भीतर आप अपॉइंटमेंट कराएंगे, 100 दिनों के भीतर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं इसी सेक्शन से, तो अब इस सेक्शन का आप थोड़ा सा यहाँ पर क्लॉज नंबर 5 देखो, क्या कहता है क्लॉज नंबर 5। क्लॉज नंबर 5 ये कहता है कि आपका जो ऑफिसर है, एनी ऑफिसर जिसका असिस्टेंस हैज बीन सॉट अंडर द सबसेक्शन ऑफ 4 shall render all the assistance to the central public information officer or state public information officer as the case may be, seeking his or her assistance and for the purpose of any contravention of the provisions of this act। है ना, यानी कि क्या हुआ कि जो हमने असिस्टेंट की नियुक्ति कराई है उसका काम क्या रहेगा, उसका काम रहेगा अपने सीनियर को क्या करना, सभी प्रकार की सहायता या हेल्प प्रोवाइड करेगा, प्लस उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को क्या करेगा, रोका जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है समझिएगा इसको। देखिए एक सीनियर होगा, एक जूनियर होगा, तो यहाँ पर जूनियर का काम या असिस्टेंट का काम क्या है कि ये सारी क्या करें, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, और ये इनके लिए बिल्कुल जो मतलब बोलते हैं एक राइट हैंड की तरह इनके काम करेंगे। एंड देन सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार के कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट होते हैं, तो वो जो दूसरा ऑफिसर है इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे ट्रीट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द केस मे बी। ठीक है, चलें। अब इसके बाद यहाँ तक सेक्शन 5 हो गया आपका। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सेक्शन नंबर 6। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसमें यदि कोई भी डाउट या कोई भी आपको ऐसा केस आता है आप मुझे तुरंत बताइएगा। ठीक है, सेक्शन 6 बात करता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। अब मुझे सूचना चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करना शुरू करती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले तो सूचना प्राप्त करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है, ठीक। देखिए सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि यदि किसी को कोई इच्छा है तो वो क्या करेगा, राइटिंग फॉर्मेट में या इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंग्लिश और हिंदी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लिखित रूप से या टाइप कॉपी में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक रिक्वेस्ट कर रहा है। किसको, दो व्यक्तियों को, पहला सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और फिर उनके असिस्टेंट्स को एड्रेस करते हुए अपनी रिक्वेस्ट ये पुट अप करेगा। जब ये अपनी रिक्वेस्ट पुट अप करेंगे तो यहाँ पे इसका सेक्शन 6 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि आपको इस रिक्वेस्ट को पुट अप करने का कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। समझ आई बात। आपको यदि किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आपको ये जानकारी क्यों चाहिए ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको इसमें लिखना भी नहीं है, कंपल्शन नहीं लगाया गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जैसे ही अपन ने ये बोला ना कि रीजन नहीं बताना है, तो एक सेकेंड, अगर आपको रीजन नहीं बताना है तो आपको एक केस का नाम याद रखना है। केस का नाम है PSUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी रीजन, मतलब हम आपसे यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि हमें ये जानकारी क्यों चाहिए। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखो इसका सबसेक्शन 3।
इसमें लिखते हैं कि जब कभी भी कोई एप्लीकेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी को भेजी जा रही है, किस चीज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, यानी किसी और पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हेल्ड की गई है, या एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शंस ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देना है और फिर तुरंत ही इनको क्या करना है, सूचना देना है। आपको समझ में आई ये बात? देखिए, अगर मैं किसी लोक प्राधिकारी को कोई सूचना देने के लिए अनुरोध कर रही हूँ और मुझे ये पता चल रहा है कि भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरे बाजू वाले व्यक्ति का डिपार्टमेंट है, तो मुझे इस एप्लीकेशन को तुरंत वहां ट्रांसफर करना है, ये बताते हुए दैट दिस इज नॉट माई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, जैसे आपने सुना होगा, राइट? इसमें क्या कहा जाता है, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसके अमाउंट, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए आपने क्या बोला कि हम इस बारे में जानकारी नहीं रखते, इसलिए हम नेक्स्ट तरफ मूव करवाते हैं, आपकी एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी, इसकी जानकारी किसको मिल जाएगी, जो भी व्यक्ति एप्लीकेंट है उसको मिलेगी, प्लस ये ट्रांसफर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए आपने मुझे एप्लीकेशन भेजी 10 तारीख को, मुझे एप्लीकेशन मिलती है 12 तारीख को, 12 तारीख से लेकर 5 दिन के अंदर अंदर मुझे, यदि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो उसको दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, आई होप ये सेक्शन 6 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज कि आप चाहो तो हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी और आपको वहां से इसको डाउनलोड करना ईजी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बहुत जल्द इसके नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।